Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational and informative channel ज्ञान की मोती। जय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 अर्थशास्त्र से अध्याय 4 का अध्ययन कार्य, जिसका शीर्षक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जय स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण या इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। जे स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही राज्य की अपनी मूल संस्कृति और अवधारणा भी प्रभावित होती है। इसका जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। ये तो हो गया वैश्वीकरण। अब अर्थव्यवस्था क्या है? इकोनॉमी। जे स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कम प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा के नीचे उच्च जनसंख्या, खराब बुनियादी ढांचे, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पूंजी निर्माण की निम्न दर जैसी कुछ विशेषताओं ने इसे दुनिया में एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। तो आज के अध्याय में हम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे देश भर में उत्पादन, देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण, विश्व व्यापार संगठन और अंत में भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के मध्य एकीकरण है। वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण भारतीय बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। देश भर में उत्पादन, आइए इस बिंदु पर नजर डाल देते हैं। वैश्वीकरण के आरंभिक दौर यानी अर्ली फेज में भारत जैसे उपनिवेशक देशों यानी कॉलोनियल कंट्रीज से कच्चे माल का निर्यात और औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से तैयार उत्पादों का आयात सम्मिलित था। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से वस्तुओं का बदलना प्रारंभ हुआ। कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गईं क्योंकि उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया था। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, आइए जानते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है तथा यह उन प्रदेशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उसे सस्ते श्रमिक एवं अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह का प्रयास करती हैं। वे अपने अंतिम उत्पादों को वैश्विक रूप से बेचती हैं और वैश्विक रूप से ही माल एवं सेवाओं का उत्पादन भी करती हैं। उत्पादन की प्रक्रिया छोटे भागों में बांटी जाती है तथा विश्व भर में फैला दी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ क्या हैं, आइए पढ़ते हैं।
विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे उनका लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है। उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है। देशों को उत्पादन द्वारा जोड़ने के कुछ महत्वपूर्ण माध्यम नीचे दिए गए हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। इसका अर्थ ये है कि एक देश में आधारित कंपनी, सामान्यतः एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ही होती है, किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी में निवेश करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विदेशी इकाइयों में कारखानों या कार्यालयों की स्थापना करके उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं। अगली है साझेदारी या संयुक्त उद्यम, पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ हाथ मिलाती हैं और संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, जैसे कि अधिक उत्पादन के लिए नई मशीनें खरीदना और उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीक लाना। अगली है स्थानीय कंपनियां, लोकल कंपनीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय उत्पादन इकाइयां क्रय करती हैं या स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाती हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के कारगिल फूड्स ने भारत में परख फूड्स का अधिग्रहण किया है। अगला बिंदु है निवेश, इन्वेस्टमेंट। संपत्तियों को खरीदने के लिए धन खर्च किया जाता है, जैसे जमीन, भवन, मशीन और अन्य उपकरण। स्थानीय कंपनियों के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट टू लोकल कंपनीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपूर्ण विश्व में एक बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों के साथ निवेश करती हैं, क्योंकि ये उत्पादक अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत इनके उत्पादों को बेचते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन दूर के उत्पादकों के लिए मूल्य, गुणवत्ता, वितरण और श्रम की स्थिति निर्धारित करती है, जैसे फुटवेयर्स यानी जूते चप्पल, खेल के सामान, वस्त्र आदि। अगला बिंदु है हमारा विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण। विदेशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। बाह्य व्यापार यानी एक्सटर्नल ट्रेड या अंतरक्षेत्रीय व्यापार यानी इंटर रीजनल ट्रेड भी कहा जाता है। इसमें आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात सम्मिलित है। विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में निम्न प्रकार से मदद करता है। देशों के मध्य माल और सेवाओं के आवागमन की सुविधा मिलती है। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। बाजार में ग्राहकों के लिए यानी कस्टमर्स के लिए वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, यानी उनके पास वैरायटीज रहती हैं। भारत में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा मिलता है। उत्पादकों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आती है। विदेशी व्यापार का महत्व क्या है, आइए चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विदेशी व्यापार अर्थात आयात और निर्यात से सभी देश लाभान्वित होते हैं। भारतीय संदर्भ में विदेशी व्यापार का महत्व निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। भारत की उपलब्धता। प्रत्येक देश में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में शेष उत्पादन को विदेशी व्यापार से बड़ा बाजार उपलब्ध हो पाता है। विविध वस्तुओं की उपलब्धता।
विदेशी व्यापार के माध्यम से अलग अलग देशों में उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होता है। इससे किसी देश में विशेष वस्तु का अभाव दूर हो पाता है। जैसे भारत में दाल की कमी होने पर ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगा ली जाती है। उत्पादन विशिष्टीकरण, विदेशी व्यापार तथा विदेशों में किसी विशेष वस्तु या सेवा की मांग होने पर कोई देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग। उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति, तकनीक एवं संसाधनों की कमी के कारण कभी कभी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है जो अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आयात के माध्यम से सस्ती वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, यानी उनके उचित मूल्य मिल जाते हैं। संकट का सामना, जब कभी किसी देश में प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से संकट उत्पन्न होता है तो आयात के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संसाधनों का समुचित उपयोग, विदेशी व्यापार के माध्यम से वृहत बाजार उपलब्ध होने के साथ साथ नई तकनीकों का भी आगमन होता है। इस प्रकार के लाभदायक अवसर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देते हैं। प्रतिस्पर्धा का लाभ, जो कंपटीशन होता है इससे भी लाभ मिलता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। विदेशी व्यापार में अपने अपने उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न राष्ट्र आपस में कंपटीशन रखते हैं। इससे उपभोक्ता को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आइए चर्चा करते हैं। भारत का अधिकांश व्यापार यानी लगभग 90% जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से होता है। भारतीय उत्पाद का 27% निर्यात पश्चिमी यूरोपीय देशों में, 20% उत्तरी अमेरिकी देशों को, 51% एशियाई एवं ऑस्ट्रेलियाई देशों को तथा शेष जो बचता है वो अफ्रीकी एवं दक्षिणी अमेरिकी देशों को किया जाता है। इसी प्रकार आयात का 26% पश्चिमी यूरोपीय देशों, 39% एशियाई देशों, 13% उत्तरी अमेरिकी देशों तथा शेष अफ्रीकी देशों से होता है। भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, लगभग 0.67% है। भारत का विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के पक्ष में नहीं रहा है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार लगभग 35 देशों से होता है। भारतीय आयात का लगभग 33% हिस्सा केवल पेट्रोलियम पदार्थों का होता है। व्यापार का भुगतान संतुलन के प्रतिकूल रहना, ये इसकी यानी विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषता है। ये तो हो गई विशेषताएं। अब विदेशी व्यापार को अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव हैं जिन पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि भारत का विदेशी व्यापार भारत के लिए अधिक लाभदायक नहीं है, क्योंकि इसमें निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा अधिक है, यानी भेजा कम जाता है और मंगाया ज़्यादा जाता है। अतः विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी होंगे। विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए। विनिर्माण अर्थात कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, उनकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। निर्यात संवर्धन के लिए नए बाजारों की खोज तथा प्रोत्साहन नीतियों को प्रारंभ किया जाए। निर्यातकों को मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाए। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर जोर दिया जाए। प्रसंस्करण क्या है? प्रोसेसिंग।
यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास से सूत बनाने की प्रक्रिया, या धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, या पेट्रोलियम से पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल आदि उत्पाद बनाने की प्रक्रिया। यानी कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों पर बल दिया जाए। प्रशासनिक एवं नीतिगत जटिलताओं को दूर किया जाए। फोकस एशिया तथा फोकस अफ्रीका जैसी व्यापारिक नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये कुछ सुझाव हैं जिससे विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाया जा सकता है। अब आते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश की तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। इसी कारण से बाजार और उत्पादन केंद्रों का एकीकरण हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के उद्देश्य। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। विकसित देशों में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों तथा बेहतर प्रबंधन व्यवस्था को भारत में लाने का प्रयास करना। विदेशी तकनीकों से उत्पादन और उत्पादक क्षमता में वृद्धि लाना तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना। संस्थागत एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। भारतीय बाजार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। अब वैश्वीकरण और प्रवास, आइए देखते हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम प्रवास यानी माइग्रेशन भी है। लोग प्रायः बेहतर आय यानी इनकम को पाने के लिए, बेहतर रोजगार को पाने के लिए एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। इसी को माइग्रेशन कहते हैं। विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। उसका ज्वलंत उदाहरण अभी हुआ है, ये जो पैंडेमिक हुआ था कोरोना से रिलेटेड, जिसकी वजह से माइग्रेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। प्रौद्योगिकी। विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया था। वैश्वीकरण में आईटी की भूमिका। आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। विश्व में सेवाओं के उत्पादन का इसने विस्तार किया है। दूर संचार सुविधा यानी टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आदि और उपग्रह संचार का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण लंदन में पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्र है, जिसे दिल्ली में डिजाइन और मुद्रित किया गया है। पत्रिका का पाठ लंदन से इंटरनेट द्वारा दिल्ली के कार्यालय तक भेजा जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका के डिजाइन के विषय में निर्देश प्राप्त करते हैं। फिर छपाई के बाद पत्रिकाओं को लंदन भेजा जाता है। विदेशी निवेश नीति। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से स्थानीय उद्यमियों की सुरक्षा के लिए एक देश की सरकार ने विदेशी वस्तुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ अवरोध लगाए हैं, जो निम्नानुसार हैं। व्यापार अवरोधक। सरकार द्वारा माल या सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक यानी ट्रेड बैरियर कहलाता है।
आयात पर कर यानी आयात शुल्क व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। इस तरह कोटा आयात या निर्यात करने के लिए माल की मात्रा पर प्रतिबंध का एक तरीका है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। वर्ष 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात में प्रतिस्पर्धा यानी आयात में कंपटीशन इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती थी। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। नई आर्थिक नीति 1991 क्या है देखते हैं। वर्ष 1991 के आसपास यह महसूस किया गया था कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, जिससे वे अपने प्रदर्शन और वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। यही कारण है कि वर्ष 1991 में भारत सरकार ने अपनी व्यापार नीति में कुछ बड़े बदलाव किए थे। यह निर्णय विश्व व्यापार संगठन जैसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित था। उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। भारत में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रण को हटाने की प्रक्रिया को 1991 में शुरू किए गए भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है कि वे क्या आयात कर सकते हैं या क्या निर्यात कराना चाहते हैं। वर्तमान में सरकार पहले की तुलना में कम प्रतिबंध लगाती है, इसलिए इसे और अधिक उदार माना जाता है। उदारीकरण के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस और परमिट पर लगे विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य था कि आर्थिक विकास प्रक्रिया में आई रुकावट को दूर करना। इसके लिए कर की दरों को कम करना और अनावश्यक नियंत्रण को हटाना। उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन संबंधी क्षेत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना। व्यापार को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए विदेशी विनियोग को बढ़ावा देना। उदारीकरण का सीधा लाभ कृषि क्षेत्र को पहुंचाना, यानी कि कृषि का तीव्र विकास करना। बजट घाटे एवं कुव्यवस्था के जाल से निकलने हेतु निजी क्षेत्र की व्यापक भूमिका बढ़ाना। बजट घाटे को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने का भरसक प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश हेतु भारतीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र में गतिशीलता तथा कुशलता लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मुकाबले आरक्षित क्षेत्रों को कम करना। नित नए उद्योगों की स्थापना को आसान बनाना ताकि ये उद्योग बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा में अपनी भागीदारी निभा सकें। वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज तय करने की छूट देना। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयात और निर्यात नीति में छूट देना ताकि आयात और निर्यात दोनों आसानी से हो सकें। लाल फीताशाही
यानी प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन जो निर्णय करने की प्रक्रिया में बाधक बने। अक्षमता तथा संसाधनों के अपव्ययों को रोकना इसका मेन उद्देश्य था। और अगला उद्देश्य है विस्तार के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओं को खत्म करना। तो ये थे उदारीकरण के कुछ उद्देश्य। अब हम चर्चा करेंगे विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। डियर स्टूडेंट्स, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व व्यापार संगठन जो देशों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों का पालन करता है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार आसानी से, अनुमानित रूप से और जितना संभव हो उतना स्वतंत्र रूप से हो सके। इसने भारत के विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य आरंभ किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उसके सदस्य अपने नियमों का पालन करते हैं। विश्व के 164 देश जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। हालांकि विश्व व्यापार संगठन द्वारा सभी के लिए स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी जाती है। वास्तव में यह पाया जाता है कि विकसित देशों ने कुछ व्यापार अवरोधकों को अनुचित ढंग से लागू किया है और विकासशील देशों को बाधाओं दूर करने के लिए मजबूर किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों में व्यापार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषिविदों को उनकी सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे विकासशील देशों के लिए कम कीमतों पर गेहूं और कपास जैसे उत्पादों का निर्यात कर सकें। भारत में वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा है, आइए देखते हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादकों यानी स्थानीय और विदेशी दोनों के लिए है, इनके बीच अधिक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में समृद्ध वर्ग को लाभ पहुंचता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम कीमतों के साथ बेहतर विकल्प देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश इत्यादि। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुईं। वैश्वीकरण नई और उन्नत तकनीक को लाता है, जिसके द्वारा स्थानीय कंपनियों को लाभ मिलता है। इंफोसिस, टाटा, एशियाई पेंट्स, रेनबैक्सी जैसी कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं और अन्य देशों में कंपनियों की स्थापना की है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है, जैसे कॉल सेंटर, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य इत्यादि। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। भाई, जहां लाभ होगा वहां हानि होना तो स्वाभाविक है। अब विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, वो इस प्रकार हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स में यानी औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, इनकी स्थापना की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं यानी बिजली, पानी, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। सरकार ने भी श्रम कानूनों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लचीलेपन की अनुमति दी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है।
संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सरकार ने अनेक नियमों से कंपनियों को छूट देने की अनुमति दी है। श्रमिकों को नियमित आधार पर भर्ती करने के बजाय कंपनियां जब काम का अत्यधिक दबाव होता है तब कम समय के लिए श्रमिकों को सुविधाजनक तरीके से भर्ती करती है। यह कंपनी के लिए श्रम की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण और कंपटीशन के दबाव ने श्रमिकों के जीवन के स्वरूप को बदल दिया है। बढ़ता कंपटीशन ये रीज़न है जिसकी वजह से अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोज़गार देने में असहज महसूस करते हैं। इसका अर्थ ये है कि श्रमिकों का रोज़गार अब सुरक्षित नहीं है। इसका विशिष्ट उदाहरण है वस्त्र निर्यात उद्योग। भारतीय वस्त्र निर्यातकों ने श्रम लागतों को कम करके अपनी लागत में कटौती करने की कोशिश की। क्योंकि कच्चे माल की लागत कम नहीं की जा सकती है, इसलिए वे केवल अस्थायी आधार पर श्रमिकों को नियोजित करते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं। श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है और अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अब सुरक्षा और लाभ नहीं मिलेगा जो उन्हें पहले मिला करता था या मिलता था। न्याय संगत वैश्वीकरण हो, इसके लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा, कौशल और धनी लोगों ने नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। इसे अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्वीकरण के लाभ बेहतर साझा किए गए हैं और सरकारी नीतियों को देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। वैश्वीकरण सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि गरीबों के लिए भी होना चाहिए। यह छोटे उत्पादकों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है जब तक वे कंपटीशन के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। सरकार विश्व व्यापार संगठन के साथ न्यायपूर्ण नियम के लिए बातचीत कर सकती है। यही बात अन्य विकासशील देशों के साथ भी संरेखित की जा सकती है जो विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के अधिकार के खिलाफ लड़ने के लिए समान हितों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का लाभ सभी लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार को सभी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। छोटे उत्पादकों को बेहतर प्रदर्शन करने लायक बनाना चाहिए। उन्हें प्रतिस्पर्धा के लायक बनाने में उनकी सहायता देनी चाहिए। सरकार को विश्व व्यापार संगठन के साथ न्यायपूर्ण नियम के लिए बातचीत करनी चाहिए। तभी पूरे विश्व में न्याय संगत वैश्वीकरण लाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। चलते चलते हम इन बिंदुओं पर भी नज़र डाल लेते हैं। अंतर क्षेत्रीय उत्पादन यानी इंटर रीजनल ट्रेड क्या होता है? उत्पादन का मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर सीमित होना और जिस पर स्वामित्व और नियंत्रण सरकार का होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक देश से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। निवेश क्या है? इन्वेस्टमेंट परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन व अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार एक वो माध्यम है जो अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन।
विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। व्यापार अवरोधक, ट्रेड बैरियर। व्यापार अवरोधक से तात्पर्य है विदेश व्यापार में आयातित वस्तुओं पर लगने वाले कर। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में नियमन हेतु करती है ताकि वो नियमित हो सके। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने हेतु विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया एक संगठन है। न्याय संगत वैश्वीकरण, फेयर ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का एक पहलू जो सुअवसर निर्मित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सही लाभ सभी लोगों तक पहुंच सके। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम समाप्त करेंगे अपना अध्याय यहीं पर। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।